हेलो बच्चों, वेलकम टू एन स्मार्ट। हम लोग आज के इस सेशन में वन शॉट वीडियो करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी इन अ स्ट्रेट लाइन पर। एंड दिस इज द ओनली लेक्चर यू नीड फॉर नीट, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स मोशन अंडर ग्रेविटी इन अ स्ट्रेट लाइन के क्लियर हो जाएंगे। और लेटर ऑन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सेशन अपने आप में एक कंप्लीट सेशन है, जिसमें आपको मोशन अंडर ग्रेविटी इन अ स्ट्रेट लाइन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और इस पर बेस्ड लेटर ऑन आप डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इसको। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी की जब बात करते हैं तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एक एग्जांपल है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और जब हम अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस के पास एटलीस्ट कांस्टेंट रहता है। जब हम ज्यादा हाइट पर जाएंगे तो इसमें वेरिएशन आना शुरू होता है, लेकिन हम अभी अर्थ के सरफेस के पास की बात करेंगे। एंड सेकंड थिंग, हम यहां पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके बात करेंगे। अनलेस और अनटिल क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करने के लिए बोले, आप उसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है उसमें एक कंडीशन है सिंपल। एक पार्टिकल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, इसका मोशन कैसा होगा, हम इसी के एनालिसिस से शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन क्लियर होना जरूरी है। साइन कन्वेंशन क्या है? ज्यादातर जैसा कि बुक्स में दिया होता है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेकर के चलेंगे। क्योंकि हम मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन की बात करने जा रहे हैं, तो दो ही तरीके से पार्टिकल मूव कर रहा होगा। आइदर इट विल बी मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और इट विल बी मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसा कि साइन कन्वेंशन मोस्ट ऑफ द बुक्स में है, टेक्स्ट में है और क्वेश्चंस में है, अपवर्ड डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, डाउनवर्ड विल बी नेगेटिव। सिमिलरली डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव। मगर ये बोलना जरूरी है यहां पर कि ये साइन कन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हमने बनाया है। आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं। कोई बच्चा कहता है कि सर मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव लूंगा, अपवर्ड को नेगेटिव, देन इट कैन बी डन। मैंने बुक्स को फॉलो किया है ताकि आप बुक अगर रीड कर रहे हो, कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हो, कोई क्वेश्चन रीड कर रहे हो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये साइन कन्वेंशन हम कभी नहीं बदलेंगे। बड़े सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स जो छोटी क्लासेस से चले आ रहे हैं, उसमें एक प्रॉब्लम होती है। हम लोग कई बार डायरेक्शन को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। वेक्टर्स का डायरेक्शन जो कुछ भी है, उसके आगे आप पॉजिटिव साइन लिखेंगे या नेगेटिव, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका साइन कन्वेंशन क्या है। तो ये साइन कन्वेंशन मैं अभी फिक्स कर दे रहा हूं, और पूरी क्लास के लिए आज हम जो भी डिस्कशन करेंगे उसमें ये साइन कन्वेंशन फिक्स रहेगा। अपवर्ड डायरेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। हम इसको कभी चेंज नहीं करेंगे, कभी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं एक सिचुएशन से। सपोज एक पार्टिकल को हमने कंसीडर किया, एक बॉल ली मैंने और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया कुछ स्पीड u के साथ। ऑब्वियसली एयर रेजिस्टेंस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी बॉल। मोशन रिटार्डेड मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रिटार्डेड मोशन रहेगा, स्पीड कम होती जाएगी एंड अल्टीमेटली एट द हाईएस्ट पॉइंट ये स्पीड हो जाएगी 0 के बराबर। आफ्टर दैट द पार्टिकल विल रिटर्न टू द ओरिजिनल पॉइंट। यहां पर हम कह सकते हैं आ जाएगा, इसकी स्पीड अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में u के बराबर होगी। मतलब द वेलोसिटी विल चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है दैट विल रिमेन सेम। रीजन सिंपल सा है कि यहां पर एयर रेजिस्टेंस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब जब पार्टिकल को आपने अपवर्ड थ्रो किया था और पार्टिकल उसी पोजीशन पर लौट करके वापस आ गया, तो आप ये कह सकते हैं कि स्पीड सेम बनी रहेगी। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ एनर्जी के टर्म्स में आपसे बात करूं तो क्योंकि इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द फाइनल पॉइंट इज सेम, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होनी ही चाहिए यहां पर। बिकॉज जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, चलो यहां पर लौट करके आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है। तो कैसे हम
इस केस में मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू डू इट? अब देखो, अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो हमको कुछ पैरामीटर्स के बारे में सोचना है। जब इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, रिटार्डेड मोशन होगा, तो जिस मोमेंट पर ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है उस मोमेंट पर इसकी स्पीड 0 हो गई है। स्पीड 0 अगर हो गई है तो इसी बात का फायदा उठाते हैं और हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। मैं लिखने जा रहा हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। इस इक्वेशन में बच्चों फाइनल स्पीड को ऑफ कोर्स मुझे 0 लिखना है, तो ये 0 हो गई। इनिशियल स्पीड u है। मैं एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा? डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डाउनवर्ड है, g डाउनवर्ड, तो मुझे उसको नेगेटिव ही लिखना चाहिए, जो कि अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो मैं यहां पर माइनस जी लिख रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रही है, देन इट इज पॉजिटिव। तो यहां से बच्चों एच मैक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g के बराबर। और यहां से हमको पहला रिजल्ट मिला है। जब भी आप मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे, इसको यू स्क्वायर बाय 2g लिखा जा सकता है। यहीं से हम सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं। दूसरी बात, हमारे पार्टिकल को कितना टाइम लगा टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए, और इस टाइम को मैं टाइम ऑफ एसेंट बोल रहा हूं। तो पार्टिकल को जब आपने अपवर्ड थ्रो किया तो यहां पर ये टाइम ऑफ एसेंट कितना आएगा? टाइम ऑफ एसेंट समझ गए बच्चों? इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है, अपवर्ड जर्नी का जो टाइम है, उसको हम लोग बोल रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट को अगर देखोगे, यू स्पीड से थ्रो किया है, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पार्टिकल मेरा अल्टीमेटली पहुंचेगा। तो इसके लिए क्या यूज करें? बहुत सिंपल है। क्यों ना हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें? तो मैं सिंपली लिख पाऊंगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और बच्चों इस इक्वेशन में व्हेन द पार्टिकल रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट, उसकी जो स्पीड है वो हो जाती है 0। इनिशियल स्पीड पॉजिटिव लिखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस gt। तो टाइम ऑफ एसेंट, इसको मैं t1 बोल देता हूं, ये u बाय g के बराबर आ गया। तो ये कंफर्म हो गया कि मेरे पार्टिकल को टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचने का जो टाइम लगेगा वो सिंपली u बाय g है। मतलब अगर मैं किसी पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं, तो मुझे पता है दैट विद इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड्स ये पार्टिकल अपवर्ड जर्नी करते हुए एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल 5 सेकेंड टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच चुका होगा। तो इस पार्टिकल के अपवर्ड मोशन की जर्नी का टाइम हमको पता चल गया। सेम वे में अगर मैं आपसे कहता हूं कि चलो टाइम ऑफ डिसेंट भी निकालते हैं, तो कितनी देर में मेरा पार्टिकल बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, मतलब जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था वहां पर लौट करके आ जाएगा, ये भी कैलकुलेशन की जा सकती है और बहुत आसानी से की जा सकती है। इस कैलकुलेशन के लिए मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करने जा रहा हूं बच्चों। सेकंड इक्वेशन क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज यहां पर दिखाई दे रही है कि मैं टोटल टाइम का इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं यूजिंग सेकंड इक्वेशन। कैसे? देखो, मैं लिख सकता हूं s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ये मैं लिखने जा रहा हूं फॉर एंटायर जर्नी। एंटायर जर्नी का मतलब समझते हो बच्चों? ये हम लिख रहे हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मैं ए बोल देता हूं, इसको बी, इसको सी। तो मैं मोशन कंसिडर कर रहा हूं फिलहाल ए से सी तक, पूरा मोशन, एंटायर मोशन। तो जब ये पार्टिकल वापस रिटर्न करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। तो आप यहां पर अगर 0 लिखते हैं, मैं टाइम को कैपिटल टी लिख रहा हूं, एंड दिस टाइम विल बी कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज द टोटल टाइम फॉर विच पार्टिकल हवा में बना हुआ है। इस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो आपने लिखा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहां पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक टी आप हटा सकते हैं, तो ये कैपिटल टी कितना आ गया बच्चों? 2u बाय जी। एंड ऑफ कोर्स दिस 2u बाय जी इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो टोटल टाइम लग रहा है वो 2u बाय जी है, जबकि टाइम ऑफ एसेंट u बाय जी के बराबर है। तो एक बात बताओ, टाइम ऑफ डिसेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर अपवर्ड जर्नी का टाइम t1 था, ये t2 था, तो बहुत आसान है। अब t2 की वैल्यू कैपिटल T माइनस T1 मिल जाएगी, और आप जानते हैं कि ये वैल्यू u बाय
जी आने वाली है। तो ये आपको मिल गया यहां पर टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब एक तरीके की सिमेट्री तो हमको पता चली, पार्टिकल को अपवर्ड जर्नी करने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम मेरे पार्टिकल को डाउनवर्ड जर्नी में लग रहा है। एग्जैक्टली ये u बाई जी के बराबर है। ये टाइम बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। सो द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द एंटायर जर्नी इज ट्वाइस u बाय जी, जैसा हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। डाउनवर्ड जर्नी का टाइम आप अलग से कैलकुलेट करना चाहते थे, वो भी किया जा सकता था। यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी u के बराबर है। तो आप सेपरेटली अगर b से c तक के मोशन की बात करते बच्चों, तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मैं यहां पर सिंपली लगा देता v इक्वल्स टू u प्लस एटी। हमको पता होता दैट फाइनल वेलोसिटी तो माइनस u हो गई है, डाउनवर्ड जर्नी थी। इनिशियल स्पीड डाउनवर्ड मोशन के लिए b पॉइंट पर 0 के बराबर है, और यहां तो माइनस जी लिखना ही पड़ेगा, तो टाइम ऑब्वियसली u बाई जी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है, मगर आपको ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि अगर मैं किसी पार्टिकल को u स्पीड से अपवर्ड थ्रो करता हूं तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा। कितनी मैक्सिमम हाइट? u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g के बराबर। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल को लगेगा वो 2u बाई जी है। अपवर्ड जर्नी का टाइम ऑफ एसेंट u बाई जी होगा, डाउनवर्ड जर्नी का टाइम ऑफ डिसेंट u बाई जी होगा। तो ये दोनों बातें आपको एग्जैक्टली क्लियर रहना चाहिए, टाइम के बारे में और मैक्सिमम हाइट अचीव्ड के बारे में। किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो ये दोनों चीजें हम इजीली कह सकते हैं, इजीली निकाल पाएंगे। अब ये चीज और देखते हैं बच्चों। मैंने सिमेट्री ऑफ द मोशन की बात की, इसके मीनिंग को मैं समझाना चाह रहा हूं। अभी अभी हमने थोड़ी बहुत सिमेट्री की बात की, मैं फिर से इसको दिखा रहा हूं। एक पार्टिकल को मैंने, एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में u स्पीड से थ्रो किया, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड्स। तो हम इस g को नेगेटिव लिखेंगे, अपवर्ड वेलोसिटी है दैट इज पॉजिटिव। ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचता है और फिर रिटर्न करता है। थोड़ा सा पाथ को मैं अलग इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हम शो कर पाए आसानी से। हालांकि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है और वर्टिकली अपवर्ड फेंका है तो पार्टिकल ऊपर तक जाएगा, उसी पाथ को रिट्रेस करके वापस आएगा। फिर भी थोड़ा अलग दिखा दिया गया है। अब मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं, समझाना क्या चाहता हूं, इस पे गौर करते हैं। पार्टिकल को मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अपवर्ड जर्नी का टोटल टाइम क्या है, आप u बाई जी कह सकते हैं। डाउनवर्ड जर्नी का टोटल टाइम क्या है, u बाई जी कह सकते हैं। और ये बहुत आसान है समझना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों अपवर्ड जर्नी में हाईएस्ट पॉइंट की जो स्पीड है वो 0 के बराबर है। अब ध्यान से सुनोगे, टॉपमोस्ट पॉइंट तक पहुंचने से पहले ये लास्ट सेकंड आप देख पा रहे हो, और डाउनवर्ड जर्नी का फर्स्ट सेकंड आप देख पा रहे हो। मैं जानना चाहता हूं कि दोनों टाइम इंटरवल्स में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, अपवर्ड जर्नी में, डाउनवर्ड जर्नी में। एक बार कैलकुलेशन को ध्यान से देखना। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं अपवर्ड जर्नी से। ओके, तो अपवर्ड जर्नी की अगर बात करें, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट u बाई जी के बराबर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट n इक्वल्स टू u बाई जी, तो आप ये कह सकते हैं कि सर टॉपमोस्ट पॉइंट तक पहुंचने का जो टोटल टाइम है वो तो n सेकेंड्स हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हो, n सेकेंड्स के अंदर अंदर पार्टिकल टॉपमोस्ट पॉइंट तक पहुंच पा रहा है बच्चों। अब आप सोचना, अगर मुझे लास्ट सेकंड में कैलकुलेशन करनी है तो मुझे nth सेकंड में कैलकुलेशन करनी है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टिकल को टॉपमोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 5 सेकेंड्स लगते हैं, तो लास्ट सेकंड मतलब कौन सा सेकंड हो गया? 5th सेकंड। अगर 10 सेकेंड्स लगते हैं तो लास्ट सेकंड मतलब कौन सा सेकंड हो गया? 10th सेकंड। तो यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो n सेकेंड्स का मतलब लास्ट सेकंड कौन सा हो गया? nth। आपको यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में कितनी होगी ये कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं u प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1। यह है हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिससे nth सेकंड में कैलकुलेशन की जा सकती है। आई होप आपको याद भी होगी।
तो अब जरा समझते हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। इनिशियल स्पीड तो यू ही रखेंगे बच्चों, आगे -g/2 क्योंकि डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डाउनवर्ड है, ट्वाइस n की वैल्यू बाय द वे u/g है, मैंने पुट कर दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, g कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यहां पे -u आएगा प्लस g/2। बच्चों u कैंसिल हो गया और ये g/2 आ रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अपवर्ड जर्नी के लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मैंने कितनी स्पीड से पार्टिकल को अपवर्ड फेंका है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पर। इसका मतलब आप किसी पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड फेंको या 20 मीटर पर सेकंड से, लास्ट सेकंड अपवर्ड जर्नी का जो भी होगा उसमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, g/2। अगर आप g को 10 लेते हैं तो 5 मीटर, ये फिक्स्ड है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है। दिस टाइम जो कि हमने यहां कैलकुलेट किया इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो ये बात हमको यहां पर समझ में आ रही है। लेकिन ये तो बात हुई अपवर्ड जर्नी की। अगर मैं यहां पर डाउनवर्ड जर्नी की बात करूंगा तो क्या होगा, क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए? अगर डाउनवर्ड जर्नी की बच्चों बात करें तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट समझ में आएगा। यहां पर जब डाउनवर्ड जर्नी को देखते हैं तो मुझे डाउनवर्ड मोशन के फर्स्ट सेकंड की यहां पर बात करनी है। तो मैं बड़ी आसानी से यहां पर लिख सकता हूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। हमको बात करनी है फर्स्ट सेकंड की, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो, डाउनवर्ड जर्नी में अच्छी बात यह है कि इनिशियल स्पीड को क्या लिखोगे, 0 के बराबर। तो इनिशियल स्पीड तो नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को तो -g लिखना ही पड़ेगा। कई बार बच्चे डाउनवर्ड जर्नी में एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिख रहे होते हैं, हमको ये नहीं करना है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले चुके हो, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे मोशन में, पूरे एनालिसिस में आप g को नेगेटिव लेंगे। t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू आ रही है -g/2। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा है हमको, अपवर्ड जर्नी का ये जो लास्ट सेकंड है और डाउनवर्ड जर्नी का फर्स्ट सेकंड है, दोनों में डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्चुअली इक्वल आ रहा है। आपको दिख रहा होगा यहां नेगेटिव साइन है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मगर अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करूंगा तो दोनों केस में g/2 वैल्यू आ रही है। इनफैक्ट मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं और हम ये चीजें प्रूफ करते रह सकते हैं। अपवर्ड जर्नी का सेकंड लास्ट सेकंड अगर देखोगे और डाउनवर्ड जर्नी का सेकंड सेकंड देखोगे, हम इजीली ये प्रूफ कर सकते हैं कि यहां पर भी दोनों केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर आएगा। ऐसे ही अपवर्ड जर्नी का फर्स्ट सेकंड और डाउनवर्ड जर्नी का लास्ट सेकंड अगर देखोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर आएगा। मतलब अगर आप अपवर्ड जर्नी को और डाउनवर्ड जर्नी को पैरेलल में रखोगे तो जब भी मैं इक्वल टाइम इंटरवल लूंगा, बिल्कुल पैरेलल में, उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी इक्वल आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। इस सिमेट्री का यूज हम न्यूमेरिकली बहुत बार करेंगे, तो ये एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो हम एक नोट पॉइंट तक पहुंचे, इसको समझ लेते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, इफ वी कंसिडर equal time interval parallelly in upward or downward journey, then distance traveled will be equal। देखो बच्चों, यहां पर मैंने ये जो पैरेलली लिखा है, इसका मतलब क्या है मेरे ख्याल से बच्चे समझ पा रहे होंगे। हमको पैरेलल टाइम इंटरवल लेना है। ऐसा नहीं कर सकता मैं कि 1 सेकंड यहां का और 1 सेकंड यहां का बराबर होगा, नहीं। पैरेलली मतलब 1 सेकंड अगर मैं यहां पर ले रहा हूं तो 1 सेकंड
यहां लेना पड़ेगा, पैरेलल इक्विवेलेंट या मिरर इक्विवेलेंट जो आपको दिख रहा है वहां पर। और ऐसे केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा हमेशा इक्वल ही आएगा, ये कंफर्म बात है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां तक हम पहुंच पाए, जिसको हम प्रूव कर पा रहे हैं। और इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखोगे जब हम टारगेट करते हैं नीट जैसे एग्जाम को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टीचर जो एनालिसिस करा रहा है उस एनालिसिस को अच्छे से समझ के आप चीजों को याद रखो। हर बार जब रिवीजन कर रहे हो तो उस रिवीजन का पार्ट ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि नीट एग्जाम सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपको फिजिक्स कितनी आती है, ये इस बारे में है कि वो फिजिक्स के क्वेश्चंस आप लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हो। क्या आप 1 घंटे के अंदर अंदर 45 क्वेश्चंस इतने अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो कि उसमें कोई गलती ना हो? ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही इंपॉर्टेंस है नीट एग्जाम की। ठीक है, तो आपको कुछ चीजों को याद भी रखना है। मैं अभी फंडामेंटल्स को कवर कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि एक पार्टिकल को अगर मैंने अपवर्ड फेंका है तो ऑब्वियसली पार्टिकल किसी एक हाइट पर 2 बार पहुंच रहा है बच्चों। कैसे, देखते हैं। अगर मैंने एक बॉल ली, फिर से मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में यू स्पीड से थ्रो किया, जी का डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है ही, पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचा एंड देन इट रिटर्न्स बैक। देखो, अगर मैक्सिमम हाइट की बात करोगे तो इसकी वैल्यू हम यू स्क्वायर बाय 2g कैलकुलेट कर चुके हैं। और इस मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल कितनी बार पहुंचता है? एक बार। अगर कोई हाइट मैक्सिमम हाइट से ज्यादा है तो उस पर पार्टिकल कभी नहीं पहुंचेगा, लेकिन हाँ, इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू जो कि हम जानते हैं यू स्क्वायर बाय 2g होती है, इस पर पार्टिकल एक बार पहुंचता है। अगर मैं कोई और हाइट ले रहा हूं जो मैक्सिमम हाइट से छोटी है तो उस पर पार्टिकल कितनी बार पहुंचेगा, देखते हैं। मैंने एक हाइट कंसीडर की बच्चों, मैं इसको स्मॉल h बोल देता हूं, और इस हाइट पर पार्टिकल अपवर्ड जर्नी में एक बार और डाउनवर्ड जर्नी में एक बार पहुंच रहा है, 2 बार पहुंच रहा है। सपोज मैंने इस पार्टिकल को जब थ्रो किया था तो टाइम की जो वैल्यू थी वो 0 सेकेंड्स थी। एक स्टॉप वॉच अपने हाथ में है, इसको हमने ऑन कर लिया, तो टाइम की वैल्यू 0 सेकेंड है। अपवर्ड जर्नी में पहली बार जब इस हाइट पे पार्टिकल पहुंचा तो टाइम हो रहा था स्टॉप वॉच में t1। आप ध्यान देना, t1 यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम है। पार्टिकल ऊपर तक गया और जब वापस उसी हाइट पर पहुंचा तो सपोज टाइम हो रहा था t2। तो t2 कौन सा टाइम है? यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचना और फिर वापस उसी हाइट पर पहुंचना, ये जो टाइम है वो एक्चुअली t2 के बराबर है। हम ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि अगर आपको t1 और t2 पता है तो क्या आप पता कर सकते हो कि पार्टिकल इस पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचा है, h हाइट पर, वो कौन सी हाइट है, कितनी हाइट है, और क्या हम ये पता कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी? तो ये कैलकुलेशंस करके देखते हैं। ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स आते हैं, कभी कभी सिंगल रूट मिलता है, कभी कभी नो सॉल्यूशन भी मिलता है। लेकिन अगर 2 रूट्स आ रहे हैं तो वो इक्वेशन आपसे ये कहना चाहती है कि टाइम की जो 2 वैल्यूज आ रही है ना, उन दोनों वैल्यूज पर वो कंडीशन ट्रू हो पाएगी जिसके हिसाब से आपने इक्वेशन बनाई है। कैसे, समझाता हूं इसको। हम मान लो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, विच इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों का अटेंशन इस पर अच्छे से रहेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको मैथ्स बिहाइंड इट लिखा भी है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सपोज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को h रख दिया। ठीक है, अब मैंने डिस्प्लेसमेंट को h रख दिया, पार्टिकल को u स्पीड से अपवर्ड थ्रो किया था, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो, ये इक्वेशन क्या कह रही है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को h रख दोगे, h मतलब कोई फिक्स वैल्यू, तो आपको क्वाड्रेटिक इन टाइम मिल रही है जिसके 2 रूट्स आएंगे। कौन से ये 2 रूट्स होंगे? ये रूट्स ये बताते हैं कि इन दोनों टाइम की वैल्यूज पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक्चुअली h के बराबर हो जाएगी। तो हम एग्जैक्टली जानते हैं
कि यहां पर जो दो रूट्स आने वाले हैं जहां पर पार्टिकल इस हाइट पर पहुंचेगा वो रूट्स हैं T1 एंड T2। ये एग्जैक्टली यही रूट्स होंगे। इसका मतलब T1 T2 वो टाइम है जहां पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट h के बराबर होगी और यही रूट्स आएंगे। हम सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मैं इसका यूज करने वाला हूं। अगर मैं यहां पर कहता सम ऑफ रूट्स कितना मिलेगा हमको, हम सब जानते हैं सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर आप लिखते हैं तो ये माइनस बी बाय ए आता है। ये हमने 10th क्लास तक सीखा हुआ है सबने। अब अगर मैं यहां पर देखूंगा अल्फा प्लस बीटा, तो दो रूट्स हम जानते हैं कौन से आने वाले हैं, T1 और T2। तो T1 प्लस T2 किसके बराबर आएगा? इसको एनालिसिस करने के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट करें। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो आपको ये इक्वेशन ऐसी मिलेगी, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल बी गेटिंग 2h इक्वल्स टू 2ut माइनस जीटी स्क्वायर। थोड़ा और अरेंज करोगे तो जीटी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल्स टू 0। अब ये टिपिकल उसी फॉर्म में आ गई जैसी हमने 10th क्लास में इक्वेशंस पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हम इसका यूज करें तो मैंने सम ऑफ रूट्स जब लिखा तो माइनस b अपॉन a आएगा, मतलब ये ऑब्वियसली 2u बाय g के बराबर हो गया है बच्चों। और 2u बाय g आप जानते हो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में अगर पार्टिकल एक हाइट पर दो बार पहुंच रहा है जो कि टाइम है T1 और T2, तो दोनों का सम हमेशा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है, u अगर मैं निकालूंगा बच्चों तो यहां से g/2 इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमारे इनिशियल स्पीड की वैल्यू आ रही है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर इनिशियल स्पीड पता चल गई तो मैक्सिमम हाइट निकालना बड़ा आसान है बच्चों। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला हम जानते ही हैं तो यूज करेंगे। एच मैक्स अगर लिखना है तो ये वैल्यू यू स्क्वायर बाय 2g होगी। 1/2g टाइम्स यू स्क्वायर अगर करूंगा तो इसका स्क्वायर लिखना होगा, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई। देखो इनिशियल स्पीड तो निकाल ली थी मैंने, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा ना, इनिशियल स्पीड निकाल ली थी। अब मैं इसका स्क्वायर करने जा रहा हूं तो यहां पर मिलेगा जी स्क्वायर बाय 4 इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। तो ये एक g तो कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद g/8 इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई और बड़ा इजीली ये कैलकुलेशन की जा सकती है। अब सेकंड चीज, हम ये भी जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। अल्फा इंटू बीटा हमने पढ़ा हुआ है, दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो c/a आता है। यहां पर हमको T1 T2 की वैल्यू मिल गई और c/a का मतलब है 2h/g, मतलब आप यहां पर इजीली 2h/g लिख सकते हो। तो जिस हाइट पर पार्टिकल एक्चुअली दो बार पहुंच रहा है वो हाइट कितनी हो गई बच्चों, यहां से आप स्मॉल h निकालोगे तो ये आएगी हाफ g T1 T2। किसी भी बच्चे को नीट के एग्जाम के टाइम पे अगर ये रिजल्ट्स याद हैं तो सोचो कितनी आसानी से सारी वैल्यूज को निकाला जा सकता है। ये सब एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो कि अगर मान लो कोई पार्टिकल दो बार पहुंचता है 4 सेकंड पे 6 सेकंड पे, तो कौन सी हाइट पे पहुंच रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा हाफ g मतलब 10, यहां पे 4 और 6, 10/2 हो जाएगा 5, 4 6 24, 24 इंटू 5 करूंगा, कितनी वैल्यू आ गई 120। बहुत इजीली ये कैलकुलेशन की जा सकती है, समझ रहे हो। तो ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो पार्टिकल ऑब्वियसली एक सर्टेन हाइट पर दो बार पहुंचता है। वो हाइट कौन सी है उसकी कैलकुलेशन हमने यहां पर करके देख ली, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आगे काम आने वाला है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ ग्राफ्स की बात करेंगे। तो मैंने आपको थ्योरी में अभी तक ये बताया कि अगर किसी पार्टिकल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है तो टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू डिसेंट u/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्वाइस u/g, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड वाज u स्क्वायर बाय 2g। अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन परफेक्टली सिमेट्रिकल होते हैं, पैरेलली टाइम इंटरवल हो गए इक्वल, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बराबर आता है, दैट वी हैव प्रूव्ड। और अगर अपवर्ड हमने थ्रो किया है तो पार्टिकल किसी हाइट पर दो बार एक्चुअली पहुंच रहा है,
अगर वो हाइट एच मैक्स से छोटी है। अगर वो टाइम t1 t2 है तो हमने एक क्वाड्रेटिक बनाई जिसके रूट्स t1 t2 आएंगे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट को h हमने रखा, और हमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही पता चला कि अगर आप उस हाइट को निकालना चाहते हैं तो वो हाफ जी t1 t2 आती है। अगर आप एच मैक्स निकालना चाहते हैं तो ये 1/8 टाइम्स जी इंटू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर आता है। तो इतने रिजल्ट्स तक हम पहुंच पाए एंड होपफुली आपको इतनी बातें, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमेशा रहती है कि एक पार्टिकल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है स्पीड u के साथ, ये किसी सर्टेन हाइट तक पहुंचा और वापस आ गया। हम इसके ग्राफ्स बनाना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, जैसा कि फर्स्ट में दिख रहा है आपको। फिर हम स्पीड टाइम ग्राफ निकालेंगे। इस तरीके से हमको कुछ 6-7 ग्राफ बनाने हैं जो जनरली मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको समझे, है ना। देखो, जब भी आपको ग्राफ्स बनाने हैं हमेशा ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की बेसिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। मैं यहां पर ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको वो बेसिक इक्वेशन पता है, ग्राफ्स हम यहां पर बना करके देखेंगे। और जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं हमेशा ध्यान दोगे इक्वेशन पर, व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन, और उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना। तो आपके सामने अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम बनाना चाहते हैं। क्या मेरे बच्चे ये जानते हैं कि वेलोसिटी और टाइम में कोई रिलेशन है? अगर मैंने पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया है, मैं फिर से ये मान के चल रहा हूं कि एक पार्टिकल है, एक बॉल है जिसको मैंने अपवर्ड थ्रो किया यू स्पीड से, मैक्सिमम हाइट तक पहुंची और वापस आ गई। इस पूरी जर्नी के लिए अगर मैं कहता हूं कि इसकी वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ कैसा होगा, तो ये हम पता करते हैं। देखो, मैं इक्वेशन ये जानता हूं कि v इक्वल्स टू u प्लस एटी लिखा जा सकता है, तो मैंने यहां पर लिखा v इक्वल्स टू u प्लस एटी। वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन बेस्ट है। अब मुझे दिख रहा है v इक्वल्स टू u माइनस gt, यही इक्वेशन आ रही है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको ग्राफ बनाना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अगर दोनों वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है इक्वेशन में, तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साथ में आपको t के साथ ये नेगेटिव साइन दिख रहा है माइनस जी, इसका मतलब स्लोप जो है इस स्ट्रेट लाइन का वो नेगेटिव स्लोप है। तो होगा क्या, मैं प्लॉट यहां पर करूंगा वेलोसिटी को और यहां पर टाइम को। तो आपको एक चीज दिखाई देगी, हम शुरुआत करेंगे u से, मैं थोड़ा फ्रेम के बाहर हो गया हूं मगर कोई बात नहीं, और उसके बाद नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव स्लोप के साथ में इस तरीके से इसको बनाता चला जाऊंगा। आपको दिख रहा है कि ये वो पॉइंट है जब टाइम की वैल्यू 0 है। ये स्पीड 0 हो गई तो टाइम कितना हो गया होगा, टाइम ऑफ एसेंट u/g। जब टाइम ऑफ डिसेंट भी कवर हो जाएगा, मतलब टोटल टाइम 2u/g हो जाएगा, तो हम उसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से हमने थ्रो किया था। तो वापस से स्पीड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस u के बराबर। ये ग्राफ परफेक्टली शो करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। हाई वेलोसिटी u से आपने थ्रो किया था, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता रहा, वेलोसिटी हो गई 0 कितने टाइम के बाद, u/g टाइम के बाद। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगी, वापस पहुंच करके माइनस u के बराबर हो गई जब टाइम 2u/g हो चुका है। ठीक, तो ये था अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पर अब हमको बनाना है स्पीड टाइम ग्राफ। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पता हो और अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जब तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव है आपका स्पीड टाइम ग्राफ भी वैसा ही बनेगा, कोई अंतर नहीं होगा बच्चों। मतलब अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं तो मैं बिल्कुल सेम तरीके से कह सकता हूं कि ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। u से हम शुरुआत कर रहे हैं और u/g टाइम आते आते हमको दिख रहा है कि वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन एक बड़ा अंतर है बच्चों, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नहीं। मतलब ये जो नेगेटिव साइड आपको दिख रही है, आप इस जगह पर ये सोचो कि हम यहां पर वेलोसिटी टाइम तो बना सकते हैं मगर स्पीड तो पॉजिटिव होगी। तो आपको अगर ये वैल्यू -1 मिल रही है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड +1 मिलेगी। अगर ये -2 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग +2 मिलेगा। मतलब स्पीड टाइम ग्राफ अगर बनाना है
तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मिरर इमेज बना दो ऊपर की तरफ, मिरर इमेज, एज इफ यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा है और वो इसकी इमेज बना रहा है, तो कैसी बनेगी बच्चों? अब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब शुरुआत u से हुई थी, फाइनल स्पीड भी u के बराबर ही होगी, टाइम यहाँ u/g है और यहाँ पर टाइम 2u/g हो चुका होगा। आई होप सब लोगों को, मैं थोड़ा सा फ्रेम से हटता हूं, सब लोगों को यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, इनके बीच में डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपने बना लिया है तो उससे स्पीड टाइम ग्राफ को कैसे बनाएंगे। आपको बस नेगेटिव जहां पर ग्राफ बना है उसकी मिरर इमेज को शो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या कोई और ग्राफ, इसको ड्रॉ करने के लिए आपको मैथमेटिकल इक्वेशन देखनी होगी। सिर्फ हम यहां पर थ्योरेटिकल जजमेंट के साथ नहीं बनाएंगे, बल्कि मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के बाद ही आप ग्राफ को प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि इस सेशन के बाद आपको मोशन अंडर ग्रेविटी इन अ स्ट्रेट लाइन नीट एग्जाम के लिए कुछ और थ्योरी की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट थ्योरी है। तो हम सारी चीजें कवर करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। और जब क्लास अटेंड पूरी कर लोगे, समझ लोगे, उसके बाद मेरा सजेशन ये है कि मोशन अंडर ग्रेविटी इन अ स्ट्रेट लाइन पर आप 20 क्वेश्चंस कहीं से भी, किसी भी बुक से या आपके मॉड्यूल से, जहां भी आप पढ़ रहे हो, उनको एक बार सॉल्व करोगे और ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नीट एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम की। हमने ये देखा कि अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन, ग्रेविटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटी हमेशा पार्टिकल को किधर एक्सेलरेट कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड है। मतलब बहुत आसान हो गया, अगर मैं एक्सेलरेशन को टाइम के साथ प्लॉट करूंगा तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा यहां पे -g वैल्यू की। तो अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा -g बनी हुई है। द इक्वेशन इज सिंपली दिस। इसी इक्वेशन को रिस्पेक्ट देते हुए आपने ये ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यह है अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर बनाना है फिर से मुझे इक्वेशन की जरूरत तो पड़ेगी। और सिचुएशन आप जानते हो, एक पार्टिकल था, एक बॉल थी मेरे हाथ में, जिसको हमने अपवर्ड फेंका है u स्पीड से। अब जरा इक्वेशन लिखते हैं। देखो, इक्वेशन लिखना इतना मुश्किल नहीं है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही तो लिखना है। तो मैं यहां पर कहूंगा डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन है बच्चों, हमेशा इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। अगर आपके सामने इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। कैसे पता चलता है? अगर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, जैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम, आप ये देखो कि दोनों वेरिएबल्स की इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है। इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि s जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, जबकि टाइम की मैक्सिमम पावर यहां 2 है। जब एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो हमेशा ये बात दिमाग में रखो कि इक्वेशन पैराबोलिक होगी। यहां पर पैराबोला बनेगा। पैराबोला किस डायरेक्शन में बनेगा ये कैसे पता चलता है? आपको दिख रहा है कि ये इक्वेशन में s की पावर 1 है, यहां y की पावर 1 है। जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है, पैराबोला उसी एक्सिस की तरफ ओपन होता है। मतलब यहां पर y एक्सिस की तरफ ओपन होगा, यहां पे s एक्सिस की तरफ ही ओपन होगा, जिसकी भी पावर 1 होगी। दूसरा, ये जो एक्सिस है इसके दो डायरेक्शंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है ना स्क्वायर टर्म के साथ, अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये पैराबोला कैसा बनना चाहिए? आपको दिख रहा है नेगेटिव साइन। तो ऑब्वियसली जब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम को प्लॉट कर रहा हूंगा तो इस नेगेटिव साइन के होने की वजह से पैराबोला का डायरेक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए। तो मैं एक डाउनवर्ड पैराबोला यहां पर बनाने जा रहा हूं। कैसे बनाऊंगा आप ध्यान से देखो।
मैं शुरुआत कर रहा हूं ओरिजिन से, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट 0 थी। मैं एक डाउनवर्ड पैराबोला यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो आपको ये समझ में आएगा कि इस पैराबोला में मैक्सिमम हाइट आ रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी? ऑफ कोर्स u स्क्वायर बाय 2g, ये तो हम जानते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो गई। ये किस टाइम पर होगी? ये तब होगी जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट बीत चुका होगा, तो मैं यहां पर टाइम को u बाय g से डिनोट कर रहा हूं। जब मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल पहुंच गया तो उसके बाद क्या होगा? पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द डिस्प्लेसमेंट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। अल्टीमेटली द डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0 जब पार्टिकल उसी पॉइंट पर आ गया जहां से उसको फेंका गया था। और ये सब कितने टाइम के बाद होगा? 2u बाय g। इतना आसानी से आप डेफिनेटली शो कर सकते हैं इस ग्राफ को। बहुत बार ये ग्राफ हमारे स्कूल एग्जाम्स में भी आता है, बहुत बार ये ग्राफ हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली आपको प्लॉट करना आना चाहिए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए कि हम ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो पैराबोला एक बार और रिवाइज करोगे, फिर आ जाओगे। हालांकि जो मैंने बातें बताई हैं यहाँ पर वो सफिशिएंट है इस ग्राफ को बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने 4 अलग अलग टाइप के ग्राफ्स बना लिए। एक इंपॉर्टेंट ग्राफ और, अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं वी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। यहां हम ग्राफ बनाने हैं वी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ध्यान देना दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि यहां पर मैंने बच्चों को गलती करते हुए देखा है बहुत बार। आप इस बात का ध्यान रखो कि ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं बिटवीन वी स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आप लोगों के दिमाग में कोई इक्वेशन आ रही है जो वी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के बीच के रिलेशन को बता पाए? हाँ जी, मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान देना ग्राफ में y एक्सिस पे v स्क्वायर है, तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि v स्क्वायर की पावर है 1। यहां पे 2as है, मैं माइनस साइन लगा रहा हूं, तो 2gs की पावर है 1 प्लस u स्क्वायर तो है ही। ध्यान दो, u स्क्वायर में स्क्वायर को लेकर के इमोशनल नहीं होना है, वो कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड। यहां पर v स्क्वायर है, मगर बच्चों v स्क्वायर की पावर तो 1 है ना, क्योंकि आप y एक्सिस पे v स्क्वायर को प्लॉट कर रहे हो। v स्क्वायर आपके लिए y है। अगर मैं यहां v स्क्वायर को y से रिप्लेस करूं तो ये y आएगा सिंपल, इक्वल्स टू माइनस 2g। s को मैं x से रिप्लेस कर देता हूं, यहां पर कोई कांस्टेंट है, मान लो b। ये ऐसी इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगर v और s के बीच में ग्राफ होता तो यहां पर पैराबोला बनता, क्योंकि एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो गई और दूसरे की 1। देखो v स्क्वायर की पावर 1 है, लेकिन v की पावर तो 2 है ना। तो ग्राफ अगर v स्क्वायर और s के बीच में है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है विद अ नेगेटिव स्लोप। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ तो होने वाला है। यहां पर शुरुआत कहां से होगी? ऑफ कोर्स यहां से। यहां मैं u स्क्वायर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इनिशियल स्पीड अगर u है तो v स्क्वायर तो u स्क्वायर के बराबर रहा होगा। स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है, ये रिड्यूस होता रहेगा इस तरीके से। ये कुछ चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। अच्छा, ये जो ग्राफ है, ध्यान देना एक बात पर और, मैं इस तरीके से प्लॉट करता जा रहा हूं। अब इनिशियल स्पीड कम होती गई, कम होती गई, ये हाईएस्ट पॉइंट आ गया, मतलब हम पहुंच गए डिस्प्लेसमेंट u स्क्वायर बाय 2g तक। ये ग्राफ मैं आगे नहीं बनाऊंगा, मुझे ये नहीं बनाना चाहिए, ये गलत है। अब आपका ग्राफ आगे नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वापस नीचे आएगा ना बच्चों। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? रिड्यूस होगी, एंड फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। तो आपका ग्राफ इस तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि ग्राफ हमारा वापस जाएगा इस डायरेक्शन में। और मुझे पता है कि यहां पर पहुंच के फिर से u स्क्वायर होगा। मगर एक बात और, ये ग्राफ मैं इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूं। समस्या क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये ग्राफ तो v स्क्वायर का है, स्क्वायर टर्म है, तो ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो अब जरा देखो, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर ग्राफ में होने क्या वाला है? हम कैसे इसको शो कर पाएंगे? फाइनली वापस ग्राफ को कहां पहुंचना है? u स्क्वायर पे। और फाइनली डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या होनी है? 0। तो बच्चों ये भी गलत है, ये भी गलत है। ग्राफ एक्चुअली क्या करेगा? हम
इस पॉइंट से यहां तक पहुंचे और ये वापस इसको रिट्रेस करता हुआ इसी पॉइंट पे चला जाएगा। ये सही ग्राफ है अपना। मतलब ये ग्राफ अपने ही आपको रिपीट करेगा और वापस पहुंचेगा। और ये गलती बच्चे बहुत करते हैं, कई बार आगे दिखा देते हैं, कई बार इस तरफ दिखा देते हैं, मगर स्क्वायर टर्म है तो नेगेटिव साइड में तो जा ही नहीं सकते, ये कंफर्म बात है। आपको वापस लौट करके जाना है। इस टाइप का ग्राफ ये कुछ बनने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कहां पर दो मिस्टेक्स हो सकती हैं और सही तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। ये ग्राफ वीएस ग्राफ है और इसकी इक्वेशन तो हम जानते ही हैं बच्चों, जैसा आपने अभी लिखा था वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो मैंने वही इक्वेशन यहां पर लिख दी है। लेकिन क्योंकि ये ग्राफ v और s के बीच में है, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि v की पावर मैक्सिमम 2 है और s की 1। इट हैज टू बी अ पैराबोला। तो v की पावर 2 दिख रही है, s की पावर 1, तो ये पैराबोलिक वेरिएशन तो बनेगा। इनफैक्ट अगर मैं s कैलकुलेट करूं यहां से कितना आएगा, तो मैं s इक्वल्स टू लिख सकता हूं यहां पर माइनस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस यू स्क्वायर बाय 2g। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है और ये इक्वेशन डेफिनेटली जब आप इसको आराम से ऑब्जर्व करोगे तो v का स्क्वायर है, तो मैं s एक्स एक्सिस पे है तो मैं s को रिप्लेस कर रहा हूं x से, यहां पर y स्क्वायर बाय 2g प्लस कुछ कांस्टेंट है। ऐसा ग्राफ बन रहा है बच्चों। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पैराबोला की इक्वेशन में जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, पैराबोला उसकी तरफ ओपन होता है। यहां पर x की पावर 1 है या डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 है, तो मेरा पैराबोला या तो राइट साइड में ओपन होगा या फिर लेफ्ट साइड में। ये कौन डिटरमाइन करेगा? स्क्वायर टर्म के साथ आने वाला कांस्टेंट नेगेटिव है, तो माय पैराबोला शुड ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट। ये बात क्लियर हो रही है? हम यहां पर जब इस पैराबोला को बनाएंगे, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, तो यहां पे u से मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये पैराबोला लेफ्ट साइड में बनाने वाला हूं। ऐसा कुछ बनेगा। एनालाइज करें बात ठीक है क्या? u से हमने शुरुआत की, पैराबोला इस तरफ आगे बढ़ता रहेगा, यहां पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, मतलब यू स्क्वायर बाय 2g पर। और हाँ, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 हो गई है, इसलिए ग्राफ यहां पहुंच चुका है। अब स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करेगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव साइड में ग्राफ को मैं बढ़ाता जा रहा हूं, बट डिस्प्लेसमेंट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। जब वापस से हम y एक्सिस को कट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुकी है, मगर स्पीड u हो चुकी है, वेलोसिटी माइनस u हो चुकी है। तो इस तरीके से आप शो कर पाओगे। दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत बार बच्चों को लगता है वी स्क्वायर एस या वी एस ग्राफ एक जैसा है, मगर ऑब्वियसली जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। तो आई थिंक आप लोग ये भी समझे होंगे कि ग्राफ कैसे बनाना है, और ये भी समझ पाए होंगे कि कहां पर कॉमन मिस्टेक्स होती हैं ग्राफ बनाते हुए। तो ये 6 अलग अलग तरीके के ग्राफ मैंने आपको शो किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब आगे बात करते हैं, किसी पार्टिकल को हमने सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है तो कुछ फंडामेंटल्स का ध्यान रखोगे। हालांकि मुझे पता है कि तुम लोग क्योंकि सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो, तो ये चीज आपके लिए उतनी मुश्किल नहीं होगी। फिर भी चीजों को याद रखना कई बार जरूरी होता है, और मैं दिखाना चाहता हूं नेक्स्ट स्लाइड तक जब हम पहुंचेंगे कि ये जो फंडामेंटल चीजें हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने किसी पार्टिकल को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया बच्चों, जब भी लिखा हुआ है ड्रॉप किया है तो इनिशियल स्पीड क्या है? 0 के बराबर। तो हम 0 इनिशियल स्पीड के साथ पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं और मेरा पार्टिकल नीचे की जर्नी शुरू करता है। मान लो ये कुछ h हाइट फॉल कर चुका है और इसको फॉल करने में जो टाइम लगा है वो कैपिटल T के बराबर है। मैं इन दोनों की बात यहां पर करना चाहता हूं कि कैपिटल T कितना होगा और ये h कितना होगा। अब आपने इनिशियल स्पीड 0 के साथ तो ड्रॉप किया था, यहां आते आते कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी, सपोज v। हम ये भी पता करना चाहते हैं, टाइम भी निकालना चाहते हैं, हाइट भी निकालना चाहते हैं। अब ये सब अगर कैलकुलेशन करनी है तो एक दूसरे के टर्म्स में होगी। मान लो हाइट अगर मुझे गिवन है तो मैं इस हाइट के टर्म्स में टाइम भी निकाल लूंगा, v भी निकाल लूंगा। अगर आपको v गिवन है तो उसके टर्म्स में हाइट और टाइम निकाल सकते हो, अगर टाइम गिवन है तो उसके टर्म्स में हाइट और v निकाल सकते हो, मगर आपको 3 में से कोई एक तो पता होना जरूरी है। सपोज ये जो हाइट है वो गिवन फैक्टर है, मुझे पता है कितनी हाइट से मैंने ड्रॉप किया, कितना टाइम लगेगा और कितनी स्पीड हो जाएगी, दोनों पता करना चाहते हैं। बहुत आसान है,
आप यहां पर इक्वेशंस का यूज करोगे। अगर मैं लिखूंगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल स्पीड के लिए इनिशियल तो 0 है, माइनस ट्वाइस ऑफ, ध्यान देना मैं माइनस जी यहां लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव होगी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब जो v है उसको हम अंडर रूट 2gh लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को तो एकदम दिमाग में रखना है। अगर कोई पार्टिकल h हाइट से फॉल करता है तो h हाइट गिरने के बाद उसकी जो स्पीड होती है वो अंडर रूट 2gh के बराबर हो जाती है। इन द सेम वे अगर मैं यहां पर टाइम निकालना चाहता हूं तो आई विल स्टार्ट यूजिंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा बच्चों तो माइनस h आएगी, u तो 0 है, यहां पर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मिलेगा, तो मुझे टाइम जो मिल रहा है वो आ जाएगा 2h बाई जी के बराबर। मतलब अगर कोई पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा है तो उसको h हाइट गिरने में जो टाइम लगता है वो अंडर रूट 2h बाई जी के बराबर होता है। अब तुम समझ गए होगे कि अगर मैंने h की वैल्यू दी है तो टाइम निकल गया, तो अगर टाइम दिया होता तो h भी निकाल सकते थे, है ना। यहां पर भी ऐसी सिचुएशन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि h हाइट गिरने के बाद वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी रूट 2gh, एंड जब टाइम की बात करेंगे तो ये अंडर रूट 2h बाई जी के बराबर आएगा। इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मैंने आपको ये समझाया कि टाइम कितना लगेगा, वेलोसिटी कितनी होगी, बट इंटरेस्टिंगली तुम इस बात पे गौर करो, इस स्लाइड को देखो। मैंने यहां पर दो इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात की है जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के तो वहां बहुत काम आता है। मतलब कैसे, यहां पर ध्यान से देखते हैं। हम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्टेंस के रेशियो की बात करेंगे जो कि गैलीलियोज रेशियो है, हो सकता है आप लोग जानते भी हो। और फिर हम इक्वल डिस्टेंसेस में टाइम के रेशियो की बात करेंगे। ये दोनों रेशियो मैंने नीट के एग्जाम में कई बार आते हुए देखे हैं। तो देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। यहां देखो, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम की बात करें, अगर मैंने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, पार्टिकल नीचे गिर रहा है, मैं टाइम इंटरवल ले रहा हूं इक्वल, मतलब टी टाइम इंटरवल ले रहा हूं हर बार, और मैं डिस्टेंस के रेशियो की बात करना चाहता हूं। तो एक बात सोचते हैं, फर्स्ट टाइम टी में मान लो डिस्प्लेसमेंट है s1, फिर है s2, फिर है s3, फिर है s4। हमको ये रेशियो कैलकुलेट करना है, आगे चलता रहेगा इसी सीक्वेंस में। तो अगर मैं s1 लिखूंगा बच्चों तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए, हाफ जी टी स्क्वायर ही तो लिखोगे माइनस साइन के साथ क्योंकि डाउनवर्ड है। लेकिन अगर मैं s2 निकालना चाहूंगा तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं 2t टाइम में यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं और फिर फर्स्ट t टाइम की डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं s2 विल बी इक्वल टू हाफ जी, ध्यान देना मैं 2t टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो 2t का स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर, और फर्स्ट t टाइम में निकालोगे तो t का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 3, 4 माइनस 1। सेम वे में अगर S3 कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस हाफ जी। ध्यान देना अगर S3 चाहिए तो शुरू से लेके यहां तक टाइम कितना हो गया, 3t। मैं 3t में डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, फिर 2t में निकालूंगा और माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 3t का स्क्वायर 9t स्क्वायर आएगा, माइनस 2t का स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 5। आपको बहुत जल्दी से दिखने लग गया होगा कि ये रेशो 1:3:5 आ रहा है। प्रेडिक्ट कर सकते हो नेक्स्ट क्या आएगा, 7, फिर 9, फिर 11। ये ऑड नंबर्स का रेशो है, इसको हम जानते हैं गैलीलियोस रेशो के नाम से। मतलब अगर इक्वल इंटरवल्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड के रेशो को निकालोगे तो ये हमेशा ऑड नंबर्स का रेशो आता है। तो ये रेशो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, इक्वल डिस्टेंस टाइम रेशियो। मान लो मैं कहता हूं कि एक पार्टिकल को मैंने ड्रॉप किया और इस बार जब ये नीचे गिर रहा है तो मैं इक्वल टाइम इंटरवल्स ले रहा हूं, सॉरी इक्वल डिस्टेंस इंटरवल ले रहा हूं। मैंने सारे इंटरवल्स को x लिख दिया। तो
फर्स्ट एक्स फॉल होने में टाइम लगा होगा t1, नेक्स्ट एक्स में t2, अगले एक्स में t3, नेक्स्ट एक्स में t4। ये सारे जो टाइम इंटरवल्स हैं इनमें आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस तो बराबर ट्रेवल हुआ है, मगर इन टाइम इंटरवल्स का रेशियो कितना आएगा इसको समझना है। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ t1 निकालूंगा। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है हमको, x के बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो यहां पर आएगा t1 निकालने के लिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। s तो हो गया x, u है 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ t1 स्क्वायर, यहाँ माइनस x होगा। तो एक बड़ी ऑब्वियस चीज हो जाती है कि t1 अगर लिखना है तो ये अंडर रूट 2x बाई जी। और ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया भी था ना बच्चों। अगर कोई पार्टिकल h हाइट फॉल करता है तो अंडर रूट 2h बाई जी लगता है, x हाइट फॉल करेगा तो अंडर रूट 2x बाई जी। इजी। अब मैं t2 निकालता हूं, मगर अब t2 के लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि 2x फॉल कराएंगे फिर x फॉल कराएंगे, उसका टाइम माइनस कर देंगे। तो अगर 2x फॉल कर रहा है तो टाइम कितना लगेगा, अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ 2x बाई जी। अंडर रूट 2h बाई जी लिखते हो ना, h को रिप्लेस करते जाओ। यहां पर लिखोगे माइनस अंडर रूट 2x बाई जी। तो यहां पर अंडर रूट 2x बाई जी अगर मैं कॉमन ले लूं तो वैल्यू कितनी बचेगी बच्चों, रूट 2 माइनस 1। ये आपके पास रिजल्ट आया। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं t3 लिखता हूं तो क्या होगा। अगर मैं यहां पर t3 की वैल्यू लिखूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, t3 अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ कितना फॉल कर रहा है, 3x। तो मैं यहां लिखूंगा 3x बाई जी माइनस अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ 2x बाई जी। मैंने 3x फॉल करने के टाइम में से 2x फॉल करने के टाइम को सबट्रैक्ट कर दिया। अगर मैं यहां से अंडर रूट 2x बाई जी कॉमन ले लूं बच्चों तो कितना मिलेगा, यहां पे मिलेगा रूट 3, यहां पे मिलेगा रूट 2। रूट 3 माइनस रूट 2। तो क्या तुम लोग अब ये सोच के बता सकते हो मुझे कि सर टी एनएथ कितना आएगा। मैं एनएथ सेकंड की अब बात कर रहा हूं, एनएथ टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं। तो वहां पर क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, जब आपने कैलकुलेशन की है तो आपको दिख रहा है यहां से t1 की वैल्यू तो अंडर रूट 2x बाई जी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है बच्चों, इसमें अंडर रूट 2 बाई जी अगर मैं 2x बाई जी कॉमन ले लूं तो आपको 1 दिख रहा है, मतलब मैं अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट में 0 लिख सकता हूं इसको। यहाँ पे 2 की बात हो रही है तो अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट का 1 है ना ये। और यहां पर जब थर्ड की बात कर रहे हैं तो रूट 3 माइनस रूट 2। तो एनएथ की बात करोगे तो ये आएगा अंडर रूट 2x बाई जी। यहां पर मिलेगा अंडर रूट में n माइनस अंडर रूट में n माइनस 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो बच्चों हमको यहां पर मिल गया है। इसका यूज बड़े सारे क्वेश्चंस में होते हुए देखा है मैंने। आपको ध्यान क्या रखना है, रूट n माइनस अंडर रूट n माइनस 1। ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो बड़ी आसानी से कैलकुलेशंस आप कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात क्लियर हुई सबको। ये दो रेशो सबको समझ में आए होंगे। पहला गैलीलियोस रेशो और दूसरा अगर आप इक्वल डिस्टेंसेस की बात करेंगे तो टाइम का जो रेशो आता है वो अंडर रूट 2x बाई जी रूट एन माइनस अंडर रूट एन माइनस 1 के बराबर आएगा। इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो भाई काफी सारी थ्योरी हमने पढ़ी, काफी सारी चीजें की। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। अब आप इस सेशन में अगले कुछ टाइम तक हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं जहां पर जो कुछ हमने सीखा है वो सब अप्लाई हो रहा हो। तो पहला क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सच दैट इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 80 मीटर्स। ओके, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपको मैक्सिमम हाइट दी है तो क्या आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। मैं चाहता हूं कि बच्चों को बड़ी आसानी से कुछ रिलेशंस याद रहें बच्चों। देखो, हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट की अगर बात होगी देन द फॉर्मूला इज u स्क्वायर बाय 2g। बहुत बार बच्चों को मैंने करते हुए देखा है कि पहले u निकालते हैं यहां से और उसके बाद ऑफ कोर्स हम टाइम निकाल सकते हैं ना, और वो भी आसान है क्योंकि अगर आप h max को 80 रख देते हो
जैसा कि क्वेश्चन ने हमको बताया है, तो u स्क्वायर बाय 2g मतलब 20 हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जा 16, यहाँ पे 1600 का रूट आ गया। ऑफ कोर्स बच्चों अंडर रूट लोगे तो ये 40 आ जाएगा, मतलब मैंने पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया होगा। अब क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो t की वैल्यू होती है 2u बाई जी के बराबर। मैं जानता हूं कि यहां पर 40 वैल्यू आ चुकी है, g को 10 लिखेंगे, 8 सेकेंड्स अपना आंसर आ गया। लेकिन जब हम घर पे बैठ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस एनालिसिस को थोड़ा और ध्यान से आपको करना है। मतलब मेरा ये कहना है कि आप जानते हो कि ये इक्वेशन है एच मैक्स की, ये इक्वेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो जब मैं यहां दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो एक बात बताओ, टी बाय एच मैक्स कितना आएगा? ये जो रेशो है, इसमें टी तो 2u बाय जी के बराबर है, और जो एच मैक्स है वो 2g बाय यू स्क्वायर हो जाएगा। तो आप एक चीज देखोगे इंटरेस्टिंग, जी तो कैंसिल हो गया, ये यू भी कैंसिल हो गया, जो हमारे पास t बाय एच मैक्स है, ये रेशो एक्चुअली 4 बाय यू के बराबर आ रहा है, 4 बाय यू। इसका मतलब अगर मैं t निकालना चाहूंगा तो 4 टाइम्स एच मैक्स डिवाइडेड बाय यू के बराबर हो जाएगा बच्चों। ये रेशो ये बताता है कि अगर आपको एच मैक्स मालूम है, आप स्पीड जानते हो, तो यहां से दोनों आखिर रिलेट कैसे हो रहे हैं, दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो जब भी एनालिसिस करोगे, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया हमने, एक बार ये देखते रहोगे कि हाउ डिफरेंट वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये हमको बस अपने साथ करते जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये तो बड़ी आसानी से आपने कर ही लिया, बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। A particle is dropped from certain height. Calculate the ratio of time taken by particle to cover first half and second half of the height during its fall. ये क्वेश्चन एक्चुअली नीट में पूछा जा चुका है। हमको किसी हाइट से हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, मान लो वो हाइट h थी, तो मैं h/2 में इसको डिवाइड करता हूं। मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी बच्चों? 0 के बराबर। क्वेश्चन कह रहा है टाइम का रेशो निकालो जरा, जो ये लगाएगा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में गिरने का। बता सकते हो क्या? क्या ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं? बिल्कुल हैं। क्या मैं यहां पर कैलकुलेशन अगर करना चाहता हूं, मैंने मान लो यहां पे T1 और T2 की बात की, मुझे पता है अंडर रूट 2x बाय जी आता है, मैं उसको कांस्टेंट k बोल देता हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि T1 जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 0। आपको इक्वल इंटरवल्स के 2 इंटरवल मिल रहे हैं बस, तो यहां जो टाइम लगेगा बच्चों, दैट विल बी अंडर रूट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1। अगर मैं यहां पर T1 बाय T2 निकालूंगा, तो आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1। आप रैशनलाइज करोगे तो इसको रूट 2 प्लस 1 भी लिखा जा सकता है ना? रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, रूट 2 प्लस 1 से डिवाइड करोगे, तो आपको यहाँ पे रूट 2 प्लस 1 मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा। देखो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ओरली किया जा सकता है। आपको दोनों टाइम्स का रेशियो चाहिए था ना, आपको इक्वल डिस्टेंसेस जैसे ही दिखाई दिया, आपने तुरंत रेशियो को लिख दिया, और ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर वो बेसिक थ्योरी जो हमने डिस्कस अभी अभी की, वो अगर आपको आती है तो ये बहुत आसान है, अदरवाइज थोड़ा सा एफर्ट लगेगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, है ना? आगे बढ़ते हैं और रिवाइज करते रहते हैं जो भी हमने सीखा है वो कैसे अप्लाई हो रहा है। A ball is released from top of a tower of height h meters. It takes t seconds to reach ground. What is the position of the ball after t by 3 seconds? Okay. तो किसी बॉल को हमने एक टावर के टॉप से छोड़ा, h हाइट का टावर है, हमको पोजीशन बतानी है, मतलब ग्राउंड से हाइट बता सकते हैं कितनी रही होगी। शुरू में जब आपने बॉल को ड्रॉप किया है तो ग्राउंड से हाइट ऑफ कोर्स h के बराबर है, लेकिन टोटल टाइम अगर t लगता है तो t बाय 3 सेकंड की बात पूछ रहे हैं ना भाई। टोटल टाइम अगर t लगता है तो आप सोचो, आपने t/3 और t/3 तीन इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है पूरे मोशन को। ये इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, t/3 t/3 t/3। इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है बच्चों? ऑफ कोर्स ऑड नंबर्स का रेशियो। तो आपको यहां पर अगर डिस्टेंस x मिलेगा, तो यहां पर
3x मिलेगा और यहां पर 5x मिलेगा बच्चों। अब बहुत आसान चीजें हैं, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो आपको दिख रहा है 9x आएगा, और 9x अगर ये आता है तो वो किसके बराबर है, h के। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, h/9 के बराबर। और अगर ये h/9 है तो आप ये देख सकते हो आसानी से कि यहां बॉल पहुंच गई होगी t/3 के बाद। अब बॉल की हाइट कितनी है बच्चों, 8x। तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड, जब बॉल की कैलकुलेट करेंगे आफ्टर t/3 सेकेंड्स, तो ये हमको ऑब्वियसली 8x के बराबर मिलेगा। x हम निकाल चुके हैं, तो ये 8h/9 आ जाएगा। इतना सिंपली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है बिना ज्यादा इक्वेशंस का यूज किए, अगर वो रेशियोज आपको पता है ना। आगे बढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल स्पीड 19.4388। बच्चों इतनी खराब वैल्यू क्यों दी गई है, देखते हैं। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग लास्ट सेकंड बिफोर रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट। ओके, एयर रेजिस्टेंस इज अज्यूम्ड टू बी एब्सेंट। चलो, एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो इतनी खराब वैल्यू के साथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अब हमें पता है हम कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं बच्चों बॉल को। ये 19.438 मीटर पर सेकेंड है। इससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी, फिर वापस आएगी। हमें पता है कि लास्ट सेकंड में अगर कैलकुलेशन करोगे तो वो डाउनवर्ड मोशन के फर्स्ट सेकंड के बराबर होगी, और ये हमेशा g/2 आता है। हमारी थ्योरी का पार्ट था ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर g को 10 लोगे तो आंसर है 5 मीटर। अगर मैंने इसको इनिशियल स्पीड कुछ भी दी होती, ये 19.438 है या कुछ और, क्या फर्क पड़ने वाला है। हमारी कैलकुलेशन ने ये बताया कि वो तो कैंसिल हो जाता है, आंसर आता है g/2 के बराबर। ठीक है, तो बहुत डायरेक्ट हो गया। ये क्वेश्चंस आपको एक्चुअली बड़े सारे एग्जाम्स में, आप लोग जहां भी प्रैक्टिस करते हो वहां पर मिलते रहेंगे। आगे बात करते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट t equals to 0 seconds. It reaches a certain height h twice at t1 equals to 3 seconds and t2 equals to 6 seconds. Calculate the height h as well as the maximum height attained by the particle. मुझे तो याद हो गया, पता नहीं तुम लोगों को याद है या नहीं, लेकिन अगर मैं उस हाइट को निकालना चाहता हूं तो ये हमेशा हाफ g t1 t2 आएगी। इतना रिजल्ट मुझे याद हो गया है, क्योंकि पार्टिकल अगर एक ही हाइट पर दो बार पहुंच रहा है तो वो सम ऑफ रूट्स एंड पैरेलल एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमने कैसे यूज किया था, मेरे ख्याल से तुम लोग समझ रहे होगे। तो अगर मैं हाइट h की बात करूंगा, ये आएगी हाफ 10 ले लेते हैं, टाइम जो दो दिए हुए वो 3 और 6 है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऑफ कोर्स मुझे यहां से कितना मिल रहा है, 3 3 9 और यहां पर आ गया 90 मीटर। तो जिस हाइट पर दो बार पहुंच रहा है वो एक्चुअली 90 मीटर है। दूसरा बड़ा आसान है बच्चों, कैपिटल H जब हमने लिखा था तो ये कितना आया था, 1/8 टाइम्स g इंटू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। आई थिंक ये भी तुम लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो रिवाइज कर सकते हो, वीडियो में तो पीछे जाया जा सकता है ना। तो यहां पर देखो 1/8 टाइम्स 10, और यहां पर अगर मैं t1 प्लस t2 कर रहा हूं तो 9 आ रहा है, 9 का स्क्वायर हो गया। व्हाट वी आर गेटिंग इज 810, 81 आएगा ना, तो 810 डिवाइडेड बाय 8, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड की। अगर याद है चीजें जल्दी हो जाएगा, नहीं याद है तो भी कॉन्सेप्ट पता है तो कर तो लोगे ही, लेकिन नीट एग्जाम में बहुत टाइम नहीं होता है हमारे पास सॉल्व करने का, तो ये मेथड्स आपके लिए बेटर रहेंगे, मच बेटर रहेंगे। ओके, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स व्हेन अ स्टोन इज एट अ हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ओके, इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन इज। ओके, तो क्वेश्चन ने जो बोला है उसको अगर एक डायग्राम से शो करें, तो एक पार्टिकल को मैंने अपवर्ड फेंका, जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट जो पहुंचने वाला है वहां पर तो स्पीड 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट अगर ये h मैक्स पहुंचने वाला है तो h मैक्स बाय 2 पर इसकी जो स्पीड है वो हमको दी हुई है बच्चों, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। ओके,
तो मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। मैं आपसे ये कहूंगा कि अपवर्ड मोशन तो आप देख ही रहे हो बच्चों, अगर आप इसके डाउनवर्ड मोशन को देखोगे तो यहां पैरेलल में बना दूं ऐसे, ये इसका डाउनवर्ड मोशन है। सोचो अपवर्ड मोशन में इस पर्टिकुलर हाइट पर अगर अपवर्ड स्पीड 10 है तो यहां डाउनवर्ड स्पीड कितनी होगी भाई? सिमेट्री परफेक्ट होती है, ये भी तो 10 होगी। अच्छा, ये अगर h/2 इसने ट्रेवल किया था तो फर्दर ऊपर कितना ट्रेवल करेगा? h/2। चलो ठीक है, मतलब h/2 हाइट गिरने के बाद, जब इनिशियल स्पीड 0 है, h/2 हाइट गिरने के बाद स्पीड कितनी हो जा रही है? 10। मैं इसके डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करूंगा, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से ये बात समझ जाएं कि डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करना क्यों आसान है। क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है, आपके फॉर्मूले, आपकी इक्वेशन आसान हो जाएगी। तो आप यहां पर ये लिख सकते हो कि डाउनवर्ड मोशन अगर हो रहा है तो मैं आसानी से फाइनल स्पीड जानता हूं ना बच्चों, तो मैं यूज करूंगा v² - u² = 2s। वैल्यूज रखते हैं, 10 रखेंगे तो 100 हो जाएगा, इनिशियल तो 0 है, इक्वल्स टू -2g hmax/2, डिस्प्लेसमेंट hmax/2। तो यहां से बच्चों आसान बात ये हो गई कि आपको 100 डिवाइडेड बाय 20, ये 2 तो खैर कैंसिल हो गया, 10 बचा, तो ये 10 मीटर ही मिल रहा है। क्लियर है? तो बड़ी आसानी से ये सारी चीजें रिप्रेजेंट की जा सकती हैं बच्चों। आई थिंक सबको समझ में आ गया कि हमने यहां पर किस तरीके से वैल्यूज को पुट किया है और कैसे हमने इक्वेशंस को बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है? ओके, लेट्स लेवल अप। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अभी जो क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत मुश्किल नहीं थे, इजी थे। वो क्वेश्चंस भी नीट के एग्जाम में इस टाइप के आए हुए हैं, ये पीवाईक्यू थे, कुछ कुछ इंस्पायर्ड थे पीवाईक्यू से। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा और इंक्रीज करके तो प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए, है ना? तभी हम अच्छा कर पाएंगे नीट में। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को देखो, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ रिजल्टेंट vertical acceleration of 10. The fuel is finished at 1 minute and it continues to move up. Okay. Calculate maximum height reached by the rocket. जो अंतर अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, जो थ्योरी मैंने पढ़ाई, उस पर बेस्ड डायरेक्ट एप्लीकेशन थी। यहां पर हो सकता है एक दो स्टेप और हमको करने पड़े। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि एक रॉकेट को हमने वर्टिकली अपवर्ड फायर किया। ध्यान देना कि वर्टिकल एक्सेलरेशन 10 दिया है। जब भी क्वेश्चन कोई एक्सेलरेशन आपको बता रहा है तो ये हमेशा नेट एक्सेलरेशन बता रहा है। हम इसको ग्रेविटी को बाद में नहीं अप्लाई करेंगे, इसमें ये नेट है, सब कुछ जोड़ करके बताया गया है ना? तो जो रॉकेट है बच्चों, जब ये अपवर्ड मूव कर रहा होगा, मैं रॉकेट को डॉट से ही दिखा रहा हूं, जब ये अपवर्ड जा रहा होगा तो अपवर्ड मोशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 1 मिनट तक होता रहा, मतलब 60 सेकेंड तक। और 60 सेकेंड के अंदर अंदर पार्टिकल ने, हमारे रॉकेट ने कितनी हाइट गेन कर ली होगी, ये तो कैलकुलेट हम कर सकते हैं ना। तो अगर मैं इस हाइट को h1 बोल दूं तो आप जानते हो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो 0 था, तो जिस समय फायर किया रॉकेट को तब तो स्पीड नहीं थी, लेकिन अपवर्ड जर्नी हो रही है, तो आप लिखोगे माइनस हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर। ये चीज समझ पा रहे हैं बच्चों? हम लिख रहे हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, एक बात और, ये जो एक्सेलरेशन है वो मैंने यहां पर -g लिख दिया। क्या मैं सही कर रहा हूं? एक गलती जो यहां हो जाती है वो यही है, अपवर्ड जर्नी अभी क्या है? एक्सेलरेटेड। अगर एक्सेलरेटेड जर्नी है बच्चों तो आप ये देख पाओगे कि जो पूरा मोशन है उसमें पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। आदत नहीं हो जानी चाहिए किसी चीज की कि नेगेटिव लिखते आ रहे हैं तो नेगेटिव ही लिख देंगे। आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों की अपवर्ड जर्नी में एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ है, अपवर्ड। अपवर्ड है तो पॉजिटिव है तो +10 लिखोगे और टाइम को यहां पर 60 लिखेंगे। तो ये वैल्यू ओवरऑल कितनी आ जाएगी बच्चों? 10/2 इंटू यहां पे 3600 आएगा, तो 2 से कैंसिल करोगे 1800, मतलब इंटू 10 करोगे तो 18 किलोमीटर आएगा। हमारा रॉकेट 18 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच चुका है, मगर जब ये इस हाइट पर पहुंचा होगा तो इसकी स्पीड क्या हो गई होगी?
v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा देते हैं। u तो 0 था, एक्सेलरेशन 10 था और 60 सेकेंड में 600 मीटर पर सेकेंड, बहुत हाई स्पीड है बच्चों। साउंड की स्पीड अगर कैलकुलेट करते हैं तो 340 335 आती है मीटर पर सेकेंड, ये 600 है, ऑलमोस्ट डबल। तो ये यहां पर आते आते 600 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। अब ये कितनी मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा ये कैलकुलेट करें। लेकिन यहां फ्यूल खत्म होने के बाद इसका जो एक्सेलरेशन था वो तो सिर्फ ग्रेविटी बचा ना बच्चों, तो रिटार्डेड मोशन है। अब आप आसानी से यहां हाइट निकालना चाहते हैं तो यू स्क्वायर बाय 2g लिख सकते हैं। तो मैं 600 का स्क्वायर करूंगा, डिवाइडेड बाय 20 लिख दूंगा। तो 6 का स्क्वायर 36 बाय 2 18 आएगा, मतलब ये फिर से 18 किलोमीटर आ जाएगा। सो द टोटल हाइट विच द रॉकेट विल गेन इज 36 किलोमीटर। तो टोटल अगर निकालोगे तो ये h1 प्लस h2 मिलेगा, जिसका मतलब हो जाएगा 36 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन आपको लगा होगा कि चलो जो मैं पढ़ रहा था थ्योरी है तो वही, लेकिन हाँ दो स्टेप थे, आपको पूरे मोशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट such that distance traveled by the particle during first 3 seconds of motion is equal to distance traveled during last second before hitting the ground. Okay, calculate height from which particle was dropped. हमको टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चंस को करने के मल्टीपल तरीके हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम न्यूमेरिकल्स इस टाइप के सॉल्व कर रहे होते हैं, हमको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप कितने अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ये पार्टिकल को ड्रॉप किया, चलो मैं इसको मेथड 1 बोल रहा हूं। मैंने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, इनिशियल स्पीड 0 थी भाई। पहले 3 सेकंड के अंदर अंदर कितना ट्रेवल करेगा निकालना आसान है, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है। तो मैं लिख सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर, ये हमको देगा -45 मीटर। तो पहले 3 सेकेंड में पार्टिकल ने -45 मीटर कवर किया होगा। लेकिन अब हमको देखना है कि जब ये नीचे गिरता रहा तो ग्राउंड को हिट करने से पहले जो लास्ट सेकेंड था ना, इसमें भी इसने 45 मीटर ही कवर किया है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। हमको निकालना है कि कितनी हाइट से इसको गिराया गया। मैं ये कह रहा हूं कि एक एजम्पशन से शुरुआत करते हैं। लेट टोटल टाइम ऑफ फॉल इज n सेकेंड्स। अगर पूरी हाइट गिरने में इसको n सेकेंड्स का टाइम लगा है बच्चों, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये जो लास्ट सेकेंड है वो कौन सा सेकेंड है? nth सेकेंड। और nth सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो पता चल गया ना हमको। तो मैं यूज करने वाला हूं एस nth इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1 का। इसका यूज करते हैं, इसी से सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो आपको ये दिखाई देगा बच्चों, दैट डिस्प्लेसमेंट तो -45 है, मैंने लिख दी। इनिशियल स्पीड ऑफ कोर्स 0 है, एक्सेलरेशन -10 बाय 2, nth सेकेंड की बात हो रही है। यहां पे 5 हो जाएगा, 5 9 45 होता है, 9 इक्वल्स टू 2n-1। तो n की वैल्यू आपके पास 5 सेकेंड आ गई बच्चों। 5 सेकेंड का टाइम लगेगा ओवरऑल फॉल होने में। अब तो चीजें आसान हो गई ना। फॉर एंटायर जर्नी में कह सकता हूं कि अगर मैं फिर से s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दूं पूरी जर्नी के लिए, तो u तो 0 था, यहां पे -हाफ g इंटू 5 का स्क्वायर मिलेगा। ऑफ कोर्स ये वैल्यू -125 मीटर आ रही है। मतलब द हाइट फ्रॉम विच पार्टिकल वॉज ड्रॉप्ड इज एक्चुअली 125 मीटर्स। ये कैलकुलेशन, ये मेथड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई थिंक सबको क्लियर हो ही रहा होगा। लेकिन हाँ, हम लोग बात करेंगे एक और मेथड की, मेथड 2। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ जाता है तो हम गैलीलियोस रेशो का यूज कर सकते हैं। क्या था भाई? इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसका रेशो ऑड नंबर्स का रेशो होता है। देखते हैं, मैंने इस पार्टिकल को ड्रॉप किया, ग्राउंड को ये हिट करता है। बात यह है
कि अगर मैं कहूं फर्स्ट सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, पहले सेकंड में। आप जानते हो बच्चों, डाउनवर्ड जर्नी का पहला सेकंड हमने आज के सेशन में डिस्कशन किया g/2, मतलब ये 5 मीटर है। तो लास्ट सेकंड में कितना है, 45 मीटर। क्या किसी बच्चे को कुछ रेशियो दिख रहा है इनका? 5 9 45। ओके, मतलब ये 9 टाइम्स है और ये 9 ऑड नंबर है। यहां फिट हो रही है बातें। देखो यहां पर अगर 5 मीटर है तो एक बात बताओ, 9 टाइम्स करने के लिए अगर ये x है तो अगला कितना होगा, 3x। अगला कितना होगा, हाँ ऑड नंबर्स ना, 5x। नेक्स्ट कितना होना चाहिए, 7x। नेक्स्ट कितना होना चाहिए 9x। मतलब ऐसे कितने इंटरवल हो गए, 1 2 3 4 5। मैंने बहुत अच्छे से नहीं बनाए हैं मगर 5। इसका मतलब टाइम ऑफ फॉल कितना हो गया बच्चों, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का अगर फॉल हो रहा है तो फिर तो आपको पता ही है 125 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। कई तरीके हो सकते हैं किसी एक क्वेश्चन को अप्रोच करने के। मैं यहाँ पे 2 की बात कर रहा हूं, इसका मेथड 3 भी हो सकता है। तो अगर मैं आपसे ये बोलता, चलो एक मेथड 3 की बात करते हैं। मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया, पार्टिकल एक सर्टेन हाइट फॉल करके यहां पहुंचा, लास्ट सेकेंड में 45 मीटर कवर किया है। मैं कह रहा हूं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को देखो ध्यान से। मान लो एक पार्टिकल को मैंने यहां से अपवर्ड फेंका u स्पीड से, और ये पार्टिकल उतनी हाइट तक पहुंचा जिस हाइट से इसको ड्रॉप किया है, और ये वापस आ गया ऊपर जाकर के। तो आप सोचो कि अपवर्ड जर्नी के लास्ट सेकेंड में इसने भी कितना ट्रेवल किया होगा, 45 मीटर। दोनों की हाइट एटेंड बराबर है, तो इस पार्टिकल का डाउनवर्ड मोशन और इस पार्टिकल का मोशन एक जैसा है। तो लास्ट सेकंड में 45 मीटर, तो अपवर्ड जर्नी के फर्स्ट सेकंड में कितना कवर किया होगा, 45 मीटर। अब जरा ध्यान से देखना, मैं अपवर्ड जर्नी की बात कर रहा हूं और अपवर्ड जर्नी के हम फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर फॉर फर्स्ट सेकंड। यहां पे 45 मीटर लिखूंगा पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड है। u कितना है पता नहीं, लेकिन टाइम 1 सेकंड है, माइनस हाफ gt स्क्वायर, t तो 1 है तो 1 का स्क्वायर। मुझे u की वैल्यू यहां से 50 मिल रही है बच्चों। मतलब अगर मैं पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा तो पार्टिकल उतनी हाइट तक पहुंचेगा जिस हाइट से इसको ड्रॉप किया गया था। और अगर 50 से फेंकोगे तो बच्चों एच मैक्स कितना आएगा, हाँ जी u स्क्वायर बाय 2g पढ़ा था हमने। u का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर और 2g से जरा डिवाइड कर देते हैं, तो भाई ये आ गया 125 मीटर। 3 तरीके हो गए इस क्वेश्चन को करने के, मेथड्स 1 2 एंड 3। मुझे हो सकता है कि मेथड 4 भी मिल जाए और आप लोग सोचोगे आपको मिल जाएगा। फिजिक्स में देयर कैन बी मल्टीपल मेथड्स टू अप्रोच अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। हमको सोचना है कि हम किसको अप्लाई करने वाले हैं और किसको एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक तो बात क्लियर हुई तुम लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में आते हुए देखा है, बहुत सारी बुक्स में दिया होता है और समझने में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वो जो बड़े बड़े सॉल्यूशन दिए होते हैं मैं वो नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम लोग दिमाग लगाओ और एक छोटे सॉल्यूशन से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिमाग लगाते हैं हम लोग और पक्का बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं। क्वेश्चन ने ये कहा कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से अगर हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं किसी पार्टिकल को एक स्पीड के साथ तो टाइम लगता है t1, और जब उस पार्टिकल को डाउनवर्ड फेंकते हैं तो टाइम लगता है t2। ध्यान देना हमने सेम स्पीड से फेंका है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि एक बिल्डिंग है यहां पर और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मैं 3 केसेस बना दूं ना, तो एक मैं यहां रख देता हूं और मैं एक यहां रख देता हूं। चलो यहीं रख देते हैं। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसकी बात करते हैं। मैं सेम बिल्डिंग को दिखा रहा हूं 3 बार। एक पार्टिकल मैंने लिया, क्वेश्चन में हालांकि लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं कि स्पीड दोनों केस में बराबर है। मतलब मैंने जब पार्टिकल को अपवर्ड फेंका तो पार्टिकल ऊपर गया और फिर वापस गिरता है। इस सब में जो टोटल टाइम लगा है वो कितना है, t1। फिर मैंने पार्टिकल को डाउनवर्ड फेंका
सेम हाइट से और सेम स्पीड से, तो पार्टिकल को नीचे पहुंचने में जो टाइम लगा वो लगा t2। क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल स्पीड 0, तो मेरा पार्टिकल कितना टाइम लगाएगा नीचे गिरने में, ये हमको पता करना है। थोड़ा दिमाग से सॉल्व करोगे तो ये उतना मुश्किल नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। हमको सोचना क्या है फिर इसमें, मैं कह रहा हूं कि ये जो हाइट है जिससे मैंने ड्रॉप किया है, लेट अस सपोज कि ये हाइट h के बराबर है, मुझे इस हाइट h की बात करनी है। तो जब मैं इस केस में ड्रॉप करता हूं तो h हाइट गिरने में कितना पार्टिकल टाइम लेगा? हाँ जी, मैं यहां पर कह सकता हूं कि पार्टिकल जो टाइम लेगा वो √2h/g है। यही तो टाइम ऑफ फॉल होता है, ये हमने सीखा है बच्चों। यहां पर देखो जरा, अगर मैं कहता हूं कि कोई हाइट h है बच्चों, मैक्सिमम हाइट जो ये अटेन कर रहा है वो कुछ और है, लेकिन क्या मैं इन दोनों मोशन को कंबाइन कर सकता हूं? देखो कैसे, मैंने एक पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया कुछ स्पीड से, ताकि ये उतनी मैक्सिमम हाइट तक गया जितनी मैक्सिमम हाइट तक ये पार्टिकल पहुंच रहा था। ये हाइट है स्मॉल h के बराबर। क्या आपको दिख रहा है कि स्मॉल h पे पार्टिकल 2 बार पहुंच रहा है? हाँ दिख रहा है। तो सर यहां से यहां तक का टाइम t2 है, तो यहां से यहां तक का टाइम भी तो t2 होगा। पैरेलल इंटरवल्स बराबर होते हैं, तो ये टाइम ऊपर जाने का कितना होगा? t2 के बराबर। मैं आपसे ही पूछता हूं कि बच्चों यहां से यहां तक का टाइम t1 है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? सर ये तो t1 होगा। टोटल टाइम कितना हो गया? t1 प्लस t2 हो गया। ये वही सिचुएशन है बच्चों, पार्टिकल इस हाइट h पे 2 बार पहुंच रहा है। कब कब? टाइम t2 पे और t1 पे। आप उल्टा यहां से फेंकते तो भी तो t1 पे पहुंचता, और फिर आगे का टाइम कितना हो जाता? t2। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है, मतलब रिजल्ट भी सेम रहेगा। ये जो स्मॉल h हम लिख रहे थे, कितना लिख रहे थे? हाफ g t1 t2। इसको पुट करते हैं यहां पर, तो आपको मिलेगा t इक्वल्स टू √2h/g। मैं यहां पर h की वैल्यू अगर लिखना चाहूंगा तो हाफ g t1 t2 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय g है, ये कैंसिल, आपको टाइम मिलेगा √T1 T2। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, और मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग इस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं और बड़ा आसानी से रिजल्ट निकलता है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है तो फिर आप इक्वेशंस बनाओगे और बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाता है, वो हम नहीं करना चाहते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, आपको कुछ बिल्कुल फंडामेंटल्स का ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। A balloon starts rising from rest with net acceleration of 4 meter per second square. Vertically upwards, at t equals to 2 seconds, a stone is dropped from the balloon. Okay. तो पहले तो सिचुएशन समझो कि एक हॉट एयर बलून है, शायद ऐसे बना देते हैं। ये अपवर्ड मोशन शुरू करता है जिसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। 2 सेकंड के बाद ऑब्वियसली बलून किसी हाइट पर पहुंच गया होगा। बच्चों t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर अगर देखोगे तो कितनी हाइट तक ये पहुंच चुका होगा निकाला जा सकता है, एक्सेलरेशन तो पता है, तो मैं निकाल सकता हूं कि ये जो हाइट है ये होगी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो इसको हम लिख पाएंगे, u की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहां पर आपको मिलेगा हाफ इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी हो गई बच्चों? 8 मीटर्स। तो हमारा पार्टिकल यहां पर 8 मीटर की हाइट पर ऑलरेडी होगा। इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी? v इक्वल टू यू प्लस 80। तो u तो 0 था, 4 इंटू 2 करेंगे तो फिर से 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, हाइट भी 8 मीटर है। अब मैंने एक स्टोन को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब है हमने कोई स्पीड नहीं दी है, हमने कोई स्पीड इंपार्ट नहीं की है। लेकिन जब कोई पार्टिकल एक सिस्टम से अलग होता है, तो अगर सिस्टम की वेलोसिटी कुछ थी, पार्टिकल की वही वेलोसिटी होगी। मतलब ये जो स्टोन है जब अलग होगा बलून से, तो इसकी अपवर्ड स्पीड कितनी होगी बच्चों? 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। और हाइट कितनी है? 8 मीटर। तो ये जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट तक, पहले ऊपर की तरफ। भाई अचानक से नीचे तो गिरेगा नहीं,
वेलोसिटी अपवर्ड है तो पहले ग्रेविटी उस वेलोसिटी को जीरो करेगी, तो ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट और फिर नीचे गिरेगा। ये सिचुएशन है यहां पर। हमको इस पूरी सिचुएशन के लिए टाइम कैलकुलेट करना है बच्चों। क्या करें, आपको पूरे मोशन को ब्रेक वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधे से आप यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। हम डायरेक्टली इस इक्वेशन का यूज करेंगे और इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करोगे, लेकिन प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। 8 मीटर हाइट है तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहां पर लिखोगे -8। इनिशियल स्पीड अपवर्ड है 8 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमको लिखना पड़ेगा। तो ये -8 इक्वल्स टू 8t माइनस 5t स्क्वायर आ रहा है। थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 5t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ऑफ कोर्स यहां पर अगर रूट्स आपको सीधे से नहीं बनते हुए दिख रहे हैं तो आप फॉर्मूला लगाओगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां पर लिखेंगे 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस हो जाएगा, 4 5 20, 20 इंटू 8 कर देते हैं, कितना होता है बच्चों 160 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 10। आपको दिख रहा होगा कि रूट के अंदर जो फैक्टर है वो बड़ा है, तो माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा। तो t की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस अंडर रूट में 160 प्लस 64 कर देते हैं, 224 आएगा डिवाइडेड बाय 10। ऑफ कोर्स हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, वो आप लोग कर ही लोगे। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, यहां पर आपको ये समझना है कि बलून से जब स्टोन ड्रॉप होगा तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड होगी, एक्सेलरेशन सडनली अंडर ग्रेविटी हो जाएगा मोशन, और उसके बाद आप डायरेक्ट इक्वेशन लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई, लेकिन आप लोगों के पास जो भी स्टडी मटेरियल है वहां से और क्वेश्चन सॉल्व करो। कम से कम आज जो पढ़ा है हमने मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन, इस पर आप 20 क्वेश्चन और सॉल्व करोगे, ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए स्ट्रांग हो जाएगा। जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसको जरूर रिवाइज करोगे, ताकि वो जो छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स हैं वो हमको आगे के लिए हमेशा याद रहें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों।